बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, पेपर बाल्यावस्था एवं उसका विकास, जिसमें कि मैं आपको किशोरावस्था की विशेषताएं करा चुका हूं। आगे का टॉपिक है हमारा किशोरावस्था में शिक्षा। किशोरावस्था में किस प्रकार बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, वैसे किशोरावस्था को मैं पहले बता चुका हूँ, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और एवं कठिन काल होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन एवं जटिल समय होता है। इस अवस्था में वह अच्छा या बुरा, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी या अकर्मठ, सभ्य या असभ्य, सामाजिक या असामाजिक, देश प्रेमी या देश विरोधी बन सकता है। अतः इस अवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बातें हैं जिनमें कि बच्चा क्या बन सकता है, धार्मिक बन सकता है या धार्मिक बन सकता है, देशद्रोही बन सकता है या देश विरोधी बन सकता है, देशद्रोही बन सकता है या देश के लिए मर मिटने का या देश के लिए देश प्रेमी बन सकता है, सामाजिक बन सकता है, असामाजिक बन सकता है। ये सब इस अवस्था पर ही निर्भर करता है। तो इन बच्चे को बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए या इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चे को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए इस समय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। घर व विद्यालय दोनों का एक ही उत्तरदायित्व होता है कि वे किशोर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उसको स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें। इसके लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्य से गामी क्रियाओं के रूप में खेलकूद, भ्रमण, प्राकृतिक निरीक्षण आदि को उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब कि किशोर अवस्था में बालक के शारीरिक विकास के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय के द्वारा और विद्यालय के अलावा अभिभावक और परिवार वालों को इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा रहे। और पौष्टिक भोजन है, स्वास्थ्य शिक्षा है, व्यायाम है, खेलकूद है, इन सब की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। मानसिक विकास का भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा स्वरूपी उसकी रुचियों, रुझानों और दृष्टिकोणों एवं योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। अतः उसकी शिक्षा में निम्न को स्थान दिया जाना चाहिए। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको कि स्थान दिया जाना चाहिए मानसिक विकास के लिए। जैसे कि रोमन संख्या में फर्स्ट है कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय। मतलब कि बच्चे को कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि की सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर की दूसरी है रोमन संख्या में सेकंड, किशोर की जिज्ञासा संतुष्ट करने और उसकी निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण। मतलब कि टूर होना चाहिए, जो टूर वगैरह जाएं ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए, तो ये टूर भी होने चाहिए। थर्ड है उसकी रुचियां, कल्पनाओं और दिवा सपनों को साकार करने के लिए पर्यटन, वाद विवाद,
कविता लेखन, साहित्यिक गोष्ठियाँ आदि पाठ्य से गामी क्रियाएं की जानी चाहिए। मतलब कि पाठ्यक्रम के साथ साथ में ये पाठ्य से गामी क्रियाएं भी टाइम टाइम से बच्चे को बालक को इस अवस्था में की जानी चाहिए, मतलब विद्यालय के द्वारा, समाज परिवार द्वारा। आगे है अगला पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोर का जीवन अत्यधिक संवेगात्मक होता है। माता पिता तथा अभिभावकों को उसके उत्साह पर ध्यान देना चाहिए। किशोर जो संकल्प करता है उस संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। निराशा और उदासीनता की स्थिति में बहुत ही स्नेह व सहानुभूति के साथ किशोरों से व्यवहार करना चाहिए और उन्हें धैर्य देना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को सुनना, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना, उनके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना, ये सारे कार्य क्या है कि बालक के प्रति अभिभावकों द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे कि उसका संवेगात्मक विकास हो सके। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। किशोर अवस्था में सामाजिक भावना परिपक्व व उन्नत दशा में होती है। समाज सेवा, मानव जाति से प्रेम, आदर्श समाज की स्थापना आदि की शिक्षा किशोरों को दी जानी चाहिए। सामूहिक कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब जो बच्चे एक साथ सामूहिक कार्य करते हों, जैसे कि अपने SUPW का कैंप लगता है NCC का जो होता है, या कोई भी प्रोग्राम महाविद्यालय में या विद्यालयों में होता है, तो उसमें सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चे एक साथ मिलके कार्य करें तो सामाजिक विकास उनका हो सके। सामूहिक कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे स्काउटिंग है, गाइडिंग है, भ्रमण है, टोली कार्य है, पर्यटन, खेलकूद आदि। किशोर को प्रेरित कर उनको प्रोत्साहित कर सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना, जैसे प्रदूषण, जनवृद्धि, बाल श्रम, महिलाओं के प्रति हिंसा, निरक्षरता और बेरोजगारी, ऐसे आदि टॉपिकों के ऊपर उनमें क्या है कि उनको इन समस्याओं के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। तो ये सामाजिक विकास होता है उनका। अगला पॉइंट है निर्देशन एवं परामर्श। किशोर को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विषयों के चयन, सब्जेक्ट चूज करने में, व्यवसाय के संबंध में उसे अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस होती है। देखो 10वीं पास करके बच्चा ये करता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आगे इसमें क्या वो है, मतलब आगे भविष्य कैसा है, तो उसे एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। विषयों के चयन, किशोर को अपने भविष्य के निर्माण एवं व्यवसाय के प्रति चेतना आ जाती है। अतः बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, किशोर से साक्षात्कार, माता पिता से साक्षात्कार आदि के आधार पर उन्हें परामर्श देना चाहिए। विभिन्न कारणों से कभी कभी किशोर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी संगत में पढ़कर बच्चे गलत राह पे चलते हैं, तो उस असामाजिक कार्यों के प्रति जो बच्चे लिप्त हो जाते हैं या उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, तो उनको रोकने वाला एक मार्गदर्शक होना चाहिए। ऐसे में उन्हें निर्देशन और परामर्श द्वारा सही मार्ग पर लाया जा सकता है। तो एक निर्देशन परामर्श भी इस उम्र में या इस अवस्था में होना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा।
व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा क्या है? किशोर में व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, या ये तो हम भी जानते हैं कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के से गुण नहीं मिल सकते, कुछ ना कुछ अलग हटके होता है। यहाँ तक कि एक माँ से पैदा होने वाले बच्चे भी क्या कह रहे हैं, अलग अलग भिन्नताएं रखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं एक बच्चे में या कई बच्चों में मिलती हैं। अतः विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किशोरों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। एक विद्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो मतलब कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोल रहा है कि इनकी रुचि, इनके क्या कह रहे हैं, योग्यता, प्रवृत्तियां, इनको पूर्ण करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि क्या कह रहे हैं होते हैं टीचरों के द्वारा। टीचरों की जो ट्रेनिंग दी जाती है बीच बीच में, तो इस प्रकार के कि भाई कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए, तो ये भी कार्य होने चाहिए। अगला पॉइंट है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। किशोर अपने भावी जीवन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चुनकर उसके बारे में योजना बनाना चाहता है, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उसके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। इसके लिए विद्यालयों में कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। देखिए, कुछ विद्यालयों में इस प्रकार के कि आगे क्या बच्चे को बनना है या कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, कौन से में उसको क्या मतलब उसकी रुचि है, तो उसमें वो क्या कर सकता है आगे इस व्यवसाय में, तो इस प्रकार की शिक्षा भी विद्यालय के द्वारा दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमारे देश में अनेक बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे देश में बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किशोरों को व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मतलब कि विद्यालय में इस प्रकार का निर्देशन भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपना आगे भविष्य में कोई भी अच्छा व्यवसाय चुन सकें। अगला पॉइंट है यौन शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, इस अवस्था में यौन शिक्षा की बच्चे को शिक्षा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा ये एक ऐसी अवस्था होती है कि इसमें बच्चा गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, तो उसको उसके नुकसानों के बारे में उसे बताना चाहिए कि आपको इसका इतना खामियाजा या इतना आपका वो है या इतनी सजा है या इसके लिए इतना कठोर दंड ये कानून विरोधी है ना। तो इस प्रकार की शिक्षा किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यौन शिक्षा अवश्य दिया जाना चाहिए। यौन से संबंधित गलत आचरण के प्रति किशोरों को जागरूक करना आवश्यक है। उपयुक्त यौन शिक्षा से किशोरों का मानसिक संतुलन तथा सामाजिक समायोजन विकृत होने से बचाया जा सकता है। संबंधित भ्रांतियों और गलत धारणा से उन्हें मुक्त कराया जा सकता है। किशोरियों को रचनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान कर काम भावना के शोधन तथा मार्गान्तीकरण का प्रयास करना चाहिए। मतलब
जिस मार्ग पे गलत मार्ग पे चल रहा है तो उसका परिवर्तन करना चाहिए। और उनको क्या है कि किशोर किशोरियों को ऐसे रचनात्मक कार्य दिए जाने चाहिए उस टाइम पे, मतलब इस अवस्था में, जो कि बच्चा हाथों से करके देखे कि क्या करें, ये काम कैसे करें, रुचि से के साथ में करे, जिसमें कि उसका दिमाग डाइवर्ट रहे, वो उधर क्या करें उसमें ध्यान दे, ना कि मतलब गलत कार्यों के प्रति अपने आप को उसके प्रति लिप्त करे। तो इस प्रकार मतलब कि यौन शिक्षा भी बच्चे को इस अवस्था में दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है जीवन दर्शन की शिक्षा। किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। मतलब बच्चा इस अवस्था में क्या है कि जीवन दर्शन का निर्माण तो करना चाहता है, लेकिन अच्छा या उचित पथ प्रदर्शन ना मिलने के कारण उसे असमर्थता महसूस होती है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। इसका समर्थन करते हुए एक मनोवैज्ञानिक हैं बिलियर, जोन्स एवं सिम्पसन ने लिखा है कि किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। मैं दोबारा से इस की बात को रिपीट कर रहा हूँ। किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। अगला पॉइंट है धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा। धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा। किशोर अवस्था आदर्श स्थापना, स्थायी भाव निर्माण, समाज सेवा की प्रवृत्ति की अवस्था है। अतः साहित्य, इतिहास, महापुरुषों की जीवनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरों में उच्च नैतिक विकास किया जा सकता है। उचित एवं संतुलित रूप से धार्मिक शिक्षा देकर राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष शिक्षा की बजाय अप्रत्यक्ष ढंग से धार्मिक व नैतिक शिक्षा देना अधिक उपयोगी होता है। उदाहरणों का प्रभाव बहुत स्थायी होता है। अध्यापकों को चाहिए कि यथास्थान पर उदाहरणों का प्रयोग करें। मतलब अध्यापकों को बीच बीच में इस अवस्था में वो उदाहरण देते जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उन उदाहरणों के माध्यम से सीख सकें कि कौन से महापुरुष अच्छे थे या कौन से देशभक्त ने ये कार्य किया था। बराबर महात्मा गांधी, विवेकानंद जी और क्या कह रहे हैं दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, झांसी की रानी, इनके मतलब कि महापुरुषों के बीच बीच में उदाहरण देते जाइए, इनके कार्य के बारे में बताते जाइए कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम हुआ, तो इनको क्या है कि बताएंगे तो बच्चे के अंदर ये बातें धार्मिक भावना तथा नैतिक विकास की शिक्षा विकसित होगी। अध्यापकों के चरित्र का प्रभाव किशोरों पर बहुत पड़ता है। अध्यापकों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। देखिए, आप एक अध्यापक बनेंगे तो आपको ये है कि कभी कभी क्या होता है, आइडियल एक बच्चा कभी किसी ना किसी टीचर को एक आइडियल जरूर बनाता है। अगर वो टीचर को नहीं बनाता है, माँ को बनाता है, माँ को नहीं है पिताजी को नहीं भाई को, मतलब कि उसके जीवन में एक आइडियल होता है, आदर्श व्यक्ति होता है, जो कि क्या कह रहे हैं उस आदर्श व्यक्ति की कुछ चीज़ों को वो बच्चा या बहुत कुछ चीज़ों को ग्रहण करता है। तो एक अध्यापक होने के नाते आपको अपना जो है खुद का टीचर को अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस व्यक्तित्व से, उस चरित्र से कुछ ना कुछ सीखे और उस पर उस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े। अगला है शिक्षण शैली। किशोरों का बौद्धिक विकास
लगभग पूरा हो चुका होता है। मैंने आपको बताया था 18 साल तक बच्चे का बौद्धिक विकास हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें उनमें अमूर्त चिंतन व तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। डाल्टन योजना का अधिकाधिक प्रयोग इस अवस्था में किया जा सकता है। डाल्टन योजना मतलब प्रोजेक्ट कार्य में, तो इस योजना का विकास इसमें अधिक इस अवस्था में किया जा सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। सृजनात्मक चिंतन के विकास से उन्हें कवि, साहित्यकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कलाकार आदि बनाया जा सकता है। मतलब सृजन इस तरीक़ा की पेंटिंग बनाना, बढ़िया पेंटिंग बनाना, कोई ऐसी पेंटिंग का रूप देना कि वो ये दिखा रही हो कि ये क्या कह रहे हैं, क्या दर्शाना चाहती है, दुनिया के लिए क्या सीख देना चाहती है। ठीक है, जैसे बहुत सी क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी पेंटिंग बना देते हैं और वो दिखने में इतनी सुंदर लगती है और देखा जाता है तो उससे पता लगता है कि ये जो है ये चित्र इसका बात का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का या जनसंख्या वृद्धि रोकने का, इस तरीक़ा के जो भी बनाए जाते हैं तो एक सृजनात्मक कार्य किए जाते हैं। या वैज्ञानिक कलाकार बनना, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, कवि गोष्ठी, विज्ञान तथा गणित के क्लब जैसे आयोजन करके विद्यार्थियों को सृजनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित किया जा सकता है। पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मतलब कि भाई लाइब्रेरी में बुकों को देखिए, पढ़िए, उठाइए, टाइम निकालिए और उनको उनका अध्ययन कीजिए। वाचनालय में किस प्रकार की आज समाज में या देश में घटना घटित हो रही है, जैसे कि इस वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी हो रही है, जिसके बारे में, जिसके बचाव के बारे में, जिसके बारे में फ़िलहाल तो क्या है कि ये सभी बंद है, लेकिन इस प्रकार की कुछ बीमारियों और उसके बारे में बताना चाहिए और उसमें तो क्या है सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो वाचनालय में तो अभी तो ये सब चीज़ें बंद हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक के ऊपर वाचनालय में एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और उसके बारे में समस्या का समाधान भी सुलझी जाता है या पता लग ही जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रति बच्चे को अग्रसर करना चाहिए, शिक्षण शैली को सुधारना चाहिए। अगला पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के कारण किशोर हर समस्या किसी न किसी समस्या को लेकर एक दुविधा एवं उलझन की स्थिति में रहता है। उसकी कठिनाइयों तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए माता पिता, अभिभावकों तथा अध्यापकों को उससे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में किशोर बड़ों द्वारा लगाए गए नियंत्रणों तथा बंधनों को पसंद नहीं करता है। वह अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, अतः उसे उत्तरदायित्व देकर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए इस अवस्था में मैंने आपको बताया था जब किशोर अवस्था की विशेषताएं चल रही थी तब कि इसमें किशोर अपने ऊपर कोई भी प्रतिबंध या कोई भी क्या कह रहे हैं इस प्रकार का बंधन नहीं चाहता है कि कोई बच्चा आगे उसे बंधन लगाए, उसके कोई अभिभावक उसके सामने बंधन लगाए या उसको कोई रोका टोकी पसंद नहीं होती है ज़्यादातर। तो इससे इन चीज़ों से बचने के लिए बच्चे को सहानुभूतिपूर्ण ऐसे कार्य उत्तरदायित्व सौंपने चाहिए कि ये काम तुझे करना है, ये काम तेरे अंडर में होगा, है देखते हैं देख तेरे अंडर में कितना बढ़िया काम होता है या तुम्हारे द्वारा ये कार्य किस प्रकार किस ढंग से अच्छे ढंग से किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हुए उसे उत्तरदायित्व कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट है किशोर के महत्व की मान्यता। किशोर के महत्व की मान्यता में किशोर के मन में प्रबल इच्छा होती है कि वह भी कुछ करे और उसे भी उचित महत्व तथा स्थान मिले, अतः उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ ऐसे उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए
जिनमें उसकी रचनात्मकता का प्रदर्शन हो सके, नैतिकता के गुणों का विकास हो सके, नेतृत्व भावना को संतुष्टि मिले, लोगों के सामने आने का अवसर मिले, जैसे विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। ठीक है, मतलब इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए सांस्कृतिक सामाजिक, जिससे कि बच्चा सबके सामने आए। आयोजन एवं संचालन, विद्यालय पत्रिका का संपादन, विद्यार्थी सहायक सेवाओं की देखरेख आदि। इससे प्रतिभा संपन्न किशोरों को विविध प्रकार के अवसर मिलेंगे कि वे कुछ नया या पहचान दिलाने वाला कार्य कर सकें। विद्यालय की संस्थागत योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। मतलब विद्यालय में जो भी संस्था के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं विद्यार्थियों के लिए, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर एक नेतृत्व का भाव आए। एक उस बच्चे में क्या है कि वही देखो, विद्यालय में जो मॉनिटर बनना और महाविद्यालयों में एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनका बनना, और फिर आगे यही देश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि इनमें गुण इसी अवस्था में आते हैं। तो ये हमारा क्या है कि किशोर अवस्था की में दी जाने वाली शिक्षा के 13 पॉइंट थे, जो कि मैंने आपको बताए हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक सुने और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये किशोर अवस्था की, तो हमारी शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, ये पॉइंट जो थे ये यहीं समाप्त हुए। आगे की क्लास में अगले टॉपिक से। धन्यवाद।